जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, इस टाइम पर जैसे हम देख रहे हैं यूरोप के अंदर खुले तौर पर वॉर तो चल ही रहा है, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। और अब किसी भी टाइम ये सिचुएशन जो है वो वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत से लोगों का मानना है कि बदल चुकी है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि बदलने वाली है, क्योंकि एक तरफ पोलैंड ने भी अपनी आर्मी को बेलारूस की तरफ भेजना शुरू कर दिया है और साफ तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि भाई कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब कुछ तो होने जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि अफ्रीका के अंदर भी एक बड़ा कू डिटेट या फिर यूं कहें तख्ता पलट हुआ है। मामला क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं कि असलियत में क्या ये जो तख्ता पलट है ये इसका रूस और यूक्रेन के वॉर से कोई लेना देना है, किसी तरीके से ये आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है? टॉपिक आज का अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। पुतिन का जो वॉर प्लान है वो सीधे सीधे तौर पर अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। मामला क्या है? मामला दोस्तों ये है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक देश अगर आप देखें तो ये अलग अलग कॉन्टिनेंट के देश है, लगभग 56-57 देश हैं। 56 देश पूरे अफ्रीकन यूनियन के अंदर आते हैं। मोटे तौर पर अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे किस किस तरीके से यूरोप के मतलब अफ्रीका का डिवीजन होता है, तो देखो कंट्रीज के नाम को मैं बहुत ज्यादा डीप में जाने वाला नहीं हूं, बस इतना है सदर्न अमेरिका, ईस्टर्न अमेरिका, दक्षिणी, पूर्वी, मध्य, पश्चिमी, उत्तरी। ये आप मोटे तौर पर देख लें। इस मैप को भले ही आप कहोगे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दिया जाएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि असलियत में है क्या। यहां पर हम एक देश देख रहे हैं, ये रहा। यहां इस देश का नाम है नाइजर, जिसे निजेर भी हिंदी में निजेर लिखा जा रहा है बीबीसी वालों ने, लेकिन मेरा ऐसा मानना यह है कि नाइजीरिया अगर है तो नाइजर होगा। निजेर भी कह सकते हो अगर लोकल लैंग्वेज की एक्सेंट क्या है, मैं उस चीज के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि ये एक देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगर आप इसकी रिस्पेक्टिव लोकेशन को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर असलियत में निजेर का जो बॉर्डर है वो नाइजीरिया से मिलता जुलता है, दूसरा बॉर्डर यहां पर टोगोलैंड और बेनिन जैसे देशों से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हुआ क्या है यहां दोस्तों? हुआ है कू डिटेट। कू डिटेट का मतलब अगर आप देखें तो नाइजर कू आर मिलिट्री टेकओवर्स ऑन द राइज इन अफ्रीका। ये 4 दिन पहले की खबर। नाइजर विल फेस सैंक्शंस एज डेमोक्रेसी फॉल्स अपार्ट। ये अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज का यहां पर क्लियर वर्ड्स में कहना है कि भैया अगर नाइजीरिया के अंदर डेमोक्रेसी जो है, नाइजर के अंदर डेमोक्रेसी अगर कमजोर पड़ी तो वहां पर उसे सैंक्शंस फेस करने पड़ेंगे। 2.5 करोड़ लोग वहां पर मौजूद है, 2.25 मिलियन। अगली लाइन, लीडर्स ऑफ नाइजर को फेस अ डेडलाइन टू अवॉइड मिलिट्री इन्वेंशन और कंसिडर दिस फ्रॉम एनपीआर, जो भी है आगे। सोल्जर्स इन नाइजर अनाउंस कू इन नेशनल टीवी। और इसी तरीके से अगर आप दूसरा ये वाला फोटो देखेंगे तो यहां पर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो राष्ट्रपति, इनका नाम था मोहम्मद बाजूम, ये इनकी जगह पर ये मिलिट्री कू कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, नेशनल टीवी पर ये जो फोटो आई इसने पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से हलचल मचा दी। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन ये कि यहां पर आम लोग आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं और फ्रांस को वहां से भगाने की तैयारी कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि फ्रांस तुम यहां से भाग जाओ। मामला क्या है? ऐसा क्यों है कि उनकी सरकार का तख्ता पलट हुआ, बल्कि जब ये सिचुएशन थी कि ये जो राष्ट्रपति थे ये बाकायदा डेमोक्रेटिक वे में चुनकर आए हुए राष्ट्रपति थे, और क्योंकि ये चुनकर आए हुए राष्ट्रपति थे तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन इनके साथ होना चाहिए। लेकिन इनको सत्ता से हटाया गया तो आम आदमी का एक आंसू नहीं गिरा, बल्कि रशिया का इसमें बीच में नाम आना शुरू हो गया कि रशिया जिंदाबाद। अब यहीं से कहीं ना कहीं
एक ओपिनियन डेवलप होता हुआ नजर आता है और वो ओपिनियन ये कह रहा है कि भैया जो अभी तक वॉर रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर यहां लड़ी जा रही थी, अब उसका एक नया जो पॉइंट है वो निकल कर आ गया कि एक तो पोलैंड का ईस्टर्न बॉर्डर और दूसरी तरफ यहां पर नाइजर यानी अफ्रीका। अब ये निकल कर आ गया। पुतिन की चाल क्या है? पुतिन की चाल ये है कि यहां पर असलियत में पहले अमेरिका जिस चाल को चल रहा था, आज के दिन पुतिन ने भी एग्जैक्टली वही चाल चली है। क्या कि आप आज के दिन समझिए, यहां पर ये जो यूरोप है, इस यूरोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यूरोप की आज के दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो रिफ्यूजीज की फॉर्म में है। ये जो रिफ्यूजी जो खासकर इन अफ्रीकन कंट्रीज और बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज से जा रहे हैं, वो सीधे सीधे, मैंने इसके ऊपर एक अच्छी खासी वीडियो बनाई थी कि माइग्रेट कर रहे हैं और माइग्रेट करके सीधा एंटर कर रहे हैं इसमें, क्या नाम है, यूरोप के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहां पर जो कल्चरल डिफरेंस है, वो कल्चरल डिफरेंस इतना ज्यादा है कि यहां पर रिलीजियस आइडेंटिटी इनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है और यूरोप के अंदर रिलीजियस आइडेंटिटी का कोई खास से मायने नहीं है। नतीजा क्या? नतीजा ये कि यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रखे हैं। आए दिन कभी स्वीडन में कुरान जला रहे हैं, कभी डेनमार्क के अंदर कुरान जला रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, रोज कोई ना कोई कलेश यहां पर खड़ा हो चुका है। आज के दिन मतलब यूरोप जो है वो खासकर 57 इस्लामिक देश जितने जो भी हैं उन सबसे कटा हुआ है और हालात काफी ज्यादा बुरे नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कि जो ISIS किसी टाइम पर सीरिया और इराक के अंदर मौजूद था, उस ISIS की अलग अलग आउटफिट्स जो हैं वो अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज के अंदर मौजूद हैं। इनमें से एक जो कंट्री एक जो है वो है बोको हराम। ये जो बोको हराम है ये क्या है? बोको हराम जो है वो पूरे का पूरा एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, ISIS आउटफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम जो है वो ISIS से भी ज्यादा ब्रूटल है। कभी खबर आती है कि 300 औरतों और बच्चों को या किसी लड़कियों के स्कूल पर अटैक किया और 300 लड़कियों को अपने कब्जे में ले लिया और उन सारी लड़कियों को छुड़वाने के लिए उस देश की जो मिलिट्री है वो काफी ज्यादा मुशक्कत कर रही होती है और पता लगा 300 की 300 लड़कियां गायब हो गई। उनका क्या हुआ पता नहीं, खबर दबा दी गई। क्यों? क्योंकि मामला खराब था। यहां इस चीज को समझिए, यहां पूरी सिचुएशन इस तरीके से एस्टेब्लिश हो चुकी है कि भाई यहां पर एक तरीके का बैटलफील्ड है। एक तरीके का बैटलफील्ड होने की वजह से अमेरिका और फ्रांस चाहेंगे, अमेरिका और फ्रांस कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहां पर किसी भी तरीके की पॉपुलर गवर्नमेंट बने। अब आप कहोगे यार पॉपुलर गवर्नमेंट क्यों नहीं? देखो यार, अमेरिका और यूरोप जो हैं वो डेमोक्रेसी का ढपोसला करते हैं। इन्हें डेमोक्रेसी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। इन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब है और वो है इंटरेस्ट्स ऑफ यूरोप। और इंटरेस्ट्स यानी जो पर्सनल इंटरेस्ट है कंट्री के, वो यूरोप अगर है तो उन्हें यूरोप के इंटरेस्ट से मतलब है, अमेरिका अगर है तो इसे अमेरिका से मतलब है। और ये लोग आपस में भी इतने ज्यादा घटिया हैं या इनके इंटरेस्ट जहां पर आपस में टकरा रहे होते हैं, ये लोग एक दूसरे की पीठ में झुरा घोंपते हुए भी देर नहीं लगाते। अमेरिका और यूरोप की सिचुएशन यही है। अब इसका अगला स्टेप क्या है? इसका अगला स्टेप यहां पर यह है दोस्तों कि यहां अगर आप इसे प्रॉपर वे में देखेंगे, यहां अगर आप इसे प्रॉपर वे में देखते हैं तो पता लगा यहां रशिया चाहेगा कि इस पूरे इलाके में कैसे भी करके डिस्टेबलाइजेशन हो और यहां जो यूरोप और अमेरिका की पावर्स हैं वो कमजोर हो।
ताकि यहां कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े, नॉन स्टेट एक्टर्स या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इसे बैटल ग्राउंड में कन्वर्ट करें। जितना ज्यादा इस पूरे इलाके के अंदर ये सारी कंट्रीज बैटल ग्राउंड की फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, उतना ज्यादा रिफ्यूजी माइग्रेशन कहां जाएगा, यूरोप के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और जितना ज्यादा यूरोप के अंदर रिफ्यूजी माइग्रेशन स्टार्ट होगा, यहां पर यही कंट्रीज जो हैं वो एक तरीके से जो प्रिंसिपल्स हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। यूरोपियन प्रिंसिपल्स जो हैं उनका एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा कि एक तरफ वो दुनिया को पाठ पढ़ा रहे होते हैं कि हमारे को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सोचने की जरूरत है, और दूसरी तरफ यही जो बाहर से आने वाले, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज से आने वाले रिफ्यूजीज हैं, ये आपस में रशिया की या यूरोप की एग्जिस्टेंस ऑफ यूरोप के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा चुके हैं कि भाई यूरोप की एग्जिस्टेंस पर ही सवालिया निशान है, क्योंकि यहां बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। चाहे वो पॉपुलेशन का मामला हो कि भाई कई कई देशों के अंदर तो 10-10% पॉपुलेशन हो चुकी है, और जो सिटीज हैं उनमें तो रिफ्यूजीज की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा है। दूसरा यहां पर कन्वर्जन का इशू है कि बहुत तेजी के साथ इस्लाम के अंदर लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि यूरोप के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, यूरोप के अंदर धर्म को गालियां बकी गई, धर्म का लॉजिकल डिस्क्रिप्शन लेने की जगह धर्म को आउटवर्डली रिजेक्ट कर दिया गया। नतीजा उसका यह हुआ कि एथीस्ट होने की वजह से, यानी भगवान में भरोसा, देखो यार आपकी एक पहचान होती है, आप अपने दिल से पूछ कर देखो हमें धर्म क्यों चाहिए। धर्म इसलिए नहीं चाहिए कि मतलब हम हिंदू हैं, नहीं, असलियत में धर्म एक विश्वास है, एक विचार है, और वो आपकी पहचान है। आप अपनी पहचान बदलिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपका वो कन्वर्जन तब ज्यादा क्रिएट होगा या कहीं ज्यादा कन्वर्जन होगा, रेट ज्यादा हो जाएगा, जब आपकी खुद की रिलीजन के मामले में पहचान ही नहीं है। वो जो मूवी आई थी केरला स्टोरी, उसके अंदर जो लड़कियां हिंदू लड़कियों के अगेंस्ट, वो जो मुस्लिम लड़की वॉर क्रिएट कर रही होती है, उसके बॉटम लाइन को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि वो जो हिंदू लड़कियां थी उनको पहले तो उनकी एग्जिस्टेंस, उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट की गई कि तुम्हारा भगवान कमजोर है, तुम जिस पर भरोसा करते हो वो कमजोर है, इसका मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी कमजोर है, चेंज योर आइडेंटिटी। ये जो कंसेप्ट आपको यहां पर किसमें, केरला स्टोरी में दिखाया गया, ये चीज अगर यहां केवल केरला स्टोरी में होती तो मैं मान भी जाता। ये वाला कंसेप्ट आपको यूरोप के अंदर, यूरोप की एक प्रॉपर वो क्या कहते हैं उसको, वेब सीरीज बनी हुई है द कैलिफेट, उसे देखो और उसमें समझो कि जो केरला स्टोरी में दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर यूरोप के अंदर ये सब चल रहा है। नतीजा इसका क्या है कि यूरोप के अंदर जो रिलीजियस आइडेंटिटी खत्म की गई और यूरोप में एथीस्टम और एथीस्टिज्म बढ़ाया गया। नतीजा उसका ये हुआ कि जब ये रिफ्यूजीज या अफ्रीकन रिफ्यूजीज गए, उनके साथ साथ आईएस से लेकर दूसरे जो इस्लामिक जिसे कह सकते हैं कि म्यूटिनियर्स थे या इस्लामिक जिसे कहते हैं वॉलंटियर्स थे, वो भी मस्किटियर्स जो थे वो सीधे के सीधे अंदर एंटर कर जाते हैं और नई स्ट्रेटेजी के साथ धीरे धीरे यूरोप को कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। अब यहीं से तो कलेश है। ये जो बार बार कुरान को जलाने वाले इंसिडेंट्स हैं वो किस वजह से हैं? वो असलियत में यूरोप के सोशल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया जा रहा है कि यूरोप में किस हद तक सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो चुके हैं, और जितना ज्यादा अफ्रीकन रिफ्यूजी, समझ लीजिए, जितना ज्यादा अफ्रीकन रिफ्यूजी इन देशों में जाएगा, अलग अलग रूट्स से जाएगा, उतना ज्यादा इन देशों के अंदर जो मेनली नाटो कंट्रीज हैं इनके सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। जितने ज्यादा नाटो कंट्रीज के अंदर सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, उतना ज्यादा रशिया और चाइना को फायदा होने जा रहा है। कम्युनिस्टों ने
एक काम जरूर किया, भले ही उन्होंने रिलीजन को कन्वर्ट मतलब अपने देश में रिलीजन को खत्म किया, लेकिन कम्युनिस्टों ने दूसरे भी किसी रिलीजन को अपने यहां पनपने ही नहीं दिया। चाहे उसके अंदर रशिया के तातार मुस्लिम्स हो गए, 56 लाख मुस्लिम्स को जिस तरीके से मार काट के फेंक दिया गया, ब्लैक सी में डुबो दिया गया, उसकी शायद आपको हिस्ट्री भी ना मिले लेकिन रेफरेंसेस मिलेंगे। इसी तरीके से चाइना को देख सकते हैं कि उइगुर मुस्लिम्स को किस तरीके से मतलब बुचरिंग की जा रही है कि जहां आइडेंटिटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा उनको खत्म कर दिया जाए किसी भी तरीके से। अब सोचकर देखिए, रशिया यूरोप की इस कमजोरी को पहचान चुका है। अब रशिया यहां यूरोप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स जानबूझकर क्रिएट करवाकर एक रिफ्यूजियों का सैलाब, जिसे कहते हैं ना, अभी तक रिफ्यूजीज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जा रहे थे, अब यहां जितना कॉन्फ्लिक्ट होगा उतना ज्यादा रिफ्यूजियों का सैलाब रूस के या यूरोप के अंदर जाएगा, और जितना ज्यादा यूरोप में रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट होगा, यहां यूरोप या तो यूरोप समझिए, या तो यूरोप को अपने ही उन प्रिंसिपल से पीछे हटना पड़ेगा कि भैया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड गए बाढ़ में, अपनी आइडेंटिटी पहले है। फिर इंडिया जैसे सही प्रूव होंगे कि भैया अपनी आइडेंटिटी पहले है, तो सबसे पहले इन बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को चाहे हम गोली मारे या कुछ भी करें, वो हमारी इच्छा है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड गए तेल लेने, सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी है। सीधी सी बात है, हमारे देश में घुसने वाले को खौफ होना चाहिए कि भैया ये जो रोहिंग्या अगर मेरे जम्मू कश्मीर बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ अगर दिखाई दे रही हैं, तो सीधी सी बात है, बाढ़ में क्या है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, सख्त से सख्त कदम रखा जाए, या तो इनसे कहा जाए कि तुम अपने देश चले जाओ, नहीं इनका देश वापस देता तो गोली मार के समंदर में फेंक दो इन सालों को। साफ सी बात है भैया, सीधी सी बात है। आज अगर मैं इनको शरण दे रहा हूं तो कल हो सकता है कि मेरी अगले आने वाली 2 जनरेशंस के बाद जो इंसान होगा, मेरे जो बालक होंगे, उनको भी शरण लेनी पड़ जाएगी कहीं कहीं, और हो सकता है उनकी गर्दनों के ऊपर तलवारें रख के कहा जाए आइदर कन्वर्ट और गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, जैसे कश्मीर में पंडितों को कहा गया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को कहा गया। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि क्या ये मास्टर है या कुछ भी। देखो भैया, सीधी सी बात है, तुम तो डिसाइड कर नहीं सकते मास्टर है या नहीं है, आइडिया की बात है। मेरा आइडिया है, समझ में आता है, ठीक है, नहीं तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। सीधी सी बात ये है। और रही बात टीचर की, भाई गोलमोल बातें करने वाले और बेवकूफ बनाने वाले टीचरों को अगर आप टीचर कह रहे हो तो ठीक है यार, तुम वहीं कह लो, कोई समस्या नहीं है, समझे। अब भाई सीधी सी बात है, जो आपको YouTube चैनल्स के ऊपर बड़े बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं, क्या वो खुद क्लासेस ले रहे हैं? भाई क्लासरूम में जाके खुद क्लास लेता हूँ, समझे, और एक से बढ़ के एक लेवल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। बस ये है कि हम थोड़े पैसे के मामले में पीछे रह गए और स्ट्रेट फॉरवर्ड रह गए। चिकनी चुपड़ी बातें करनी मुझे नहीं आती। मेरा स्टूडेंट, मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, क्लास के जो मैं अंदर जो पढ़ा रहा हूँ वो कॉपी में लिख के आता है और उसके मार्क्स मिलते हैं, साफ बात, समझे। और रही बात, ठीक है यार, इट्स ओके, तुम लोग अपने आप, तुम्हारे से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जो ये कह रहे हो ना वो मास्टर है, ठीक है, कर लो जो करना है, क्या कर सकते हैं। टॉपिक है वो यही है, और ये आपको पेपर में ऐसे ही लिख के आना होता है, ठीक है। उसको घुमा फिरा के जो लिखा जाता है वो क्लासरूम में बता देते हैं कि बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ ये ट्विस्ट है, इतना कर देना, काम खत्म। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में पढ़ा रहे हैं, हमारा काम है आपको आपके जैसी देशी भाषा में पढ़ाना और आपके मुद्दे को आपके तरीके से बताना, ठीक है। अब आप इधर आ जाओ। अब यहाँ जो है मामला वो क्या है कि यहाँ से यहां से सोशल क्राइसिस क्रिएट होगा नाटो देशों में, और जितना ज्यादा ये देश अपने अंदर जलेंगे, अपने देश के अंदर जलेंगे, उतना ज्यादा रशिया को टेंशन खत्म होगी। अब ये कहोगे कि ये प्लान यूरोप कर सकता है, नहीं कर सकता? कर सकता है। अभी 2 दिन पहले ज़ेलेंस्की का विचार था कि अगर हम मॉस्को के ऊपर डायरेक्ट ड्रोन अटैक कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि हम ये रशिया वालों को भी एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमारे यूक्रेन के लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, और जो हमारे यूक्रेन के लोगों के ऊपर बीत रही है वही तुम्हारे को जब डर फील होगा तो तुम रशिया यानी अपने राष्ट्रपति पुतिन को कहोगे कि वॉर रोको। यानी ये भी एक तरीके की साइकोलॉजिकल गेम है। वहां अगर साइकोलॉजिकल गेम रशिया यूक्रेन खेल रहा है तो यहां रशिया अपनी चाल चल रहा है।
शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि भैया आज के दिन जो सिचुएशंस हैं वो डू और मतलब आमने सामने की सिचुएशंस हैं, एक दूसरे के ऊपर जैसे कहते हैं ना कि वॉर लाइक सिचुएशंस वो क्लियर वर्ड्स में दिखाई दे रही हैं और एक दूसरे को दबाव बनाए रखने की पूरी तैयारी में ये लोग हैं। अब आगे क्या होता है दोस्तों वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये चाल इस समय पर समझ में आ रही है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे समझ में आ जाएगा कि मामला है क्या। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।